नमस्कार बच्चों, नीट यूजी 2025 के आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आज ही एनटी का नोटिफिकेशन आया था। तो वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे फॉर्म को फिल करते समय किन बातों को अपन को ध्यान रखना है, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और भी जो चीज़ें नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन आज आया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एनटी का ये आज ही नोटिफिकेशन आया है। आप नीट यूजी से आप एम इसमें बीएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी, होम्योपैथी, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग है और भी कई कोर्सेज है जिसमें आप नीट यूजी के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप इन चीज़ों में एडमिशन के लिए आपका नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और फॉर्म है वो 7 फरवरी से आज से स्टार्ट हुए हैं और 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और अपन फीस की बात करें तो कैटेगरी जनरल की फ़ीस है वो 1700 रुपये है और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फ़ीस है 1600 रुपये। और एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी है और थर्ड जेंडर के बच्चे हैं इनको फ़ीस में छूट दी गई है, इनकी फ़ीस 1000 रुपये है। और जो आउटसाइड इंडिया के बच्चे हैं, एनआरआई है, जो अदर कंट्री के बच्चे हैं, उनकी 9500 रुपये फ़ीस रखी गई है। और जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपको 26 में नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है 26 अप्रैल को एग्ज़ाम सिटी है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे शो हो जाएगी। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 1 मई 2025 को रिलीज़ हो जाएगा। जो एग्ज़ाम की डेट है वो 4 मई की है और इसमें जो ड्यूरेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन जो टाइम लिखा हुआ है वो 180 मिनट का है। मतलब आपका 3 घंटे का पेपर आएगा और जो एग्ज़ाम की टाइम है 2 से 5 के बीच में रखी गई है। और उसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं वो आगे अपन इसके माध्यम से बात करेंगे। और जो फॉर्म को फिल करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सारी मैं चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं किस क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं पहले उनकी अपन बात करते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट है, अगर आपका जन्म 31/12/2008 से पहले का हुआ है, मतलब 31/12/2008 तक के बच्चे हैं वो इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अपर एज का जो क्राइटेरिया है वो एनएमसी ने डिसाइड किया है, आपको पता ही है 25 या उससे ज़्यादा है, अपर एज की कभी कोई लिमिट नहीं है। तो आप ज़्यादा एज वाले भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और जो मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 17 साल हमेशा नीट का रहता है। तो 31/12/2008 तक के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि सर एग्ज़ाम में लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करें। तो जिन बच्चे फॉर्म फिल करते टाइम आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर ओनली इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है और हिंदी में या इंग्लिश में, तो बच्चे हिंदी भरेंगे तो उनके हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, इसलिए आपको थोड़ी सहूलियत होगी पेपर करने में। और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके अदर एग्ज़ाम हैं उनको इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन मिलेगा, तो उनको पेपर करने में थोड़ी इजी, उनके लिए इजी होगा पेपर सोल्व करने के लिए। और जो अपन बात कर रहे हैं टेस्ट का जो पैटर्न है, इसमें आप जो मेरे स्क्रीन उस पर देख सकते हैं टोटल जो क्वेश्चन है वो आप देख ही रहे हैं। 180 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 45 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं और 90 क्वेश्चन इसके बायोलॉजी के हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी के। टोटल 720 नंबर का पेपर होगा जिसमें से 180 फिजिक्स केमिस्ट्री के और जो 360 है वो बायोलॉजी के होंगे। तो टोटल 720 का पेपर हो गया। और फॉर्म को फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने डमी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये एनटीए की वेबसाइट आप देख सकते हैं, नीट.nta.nic.in, ये एनटीए की वेबसाइट है। इसी पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और नीचे रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर इस तरह का विंडो खुलेगा। इसमें आपको, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जो एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किए थे उसी के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है। और न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस तरह का आपको के पास इंस्ट्रक्शन आएंगे। इसमें आपको फ़ीस वगैरह और जो सारी डॉक्यूमेंटों की जो साइज़ है, क्या किस साइज़ में आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सारी डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगी। तो इसी साइज़ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
और आपका जो फॉर्म फिल करते टाइम पासवर्ड है उसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको इसी से बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और आपका जो जेंडर है, वो सारी आपको ध्यानपूर्वक भरने हैं। और इन चीज़ों में आपने करेक्शन कर दिया तो आपको मुश्किल ही आगे एनटीए द्वारा करेक्शन का मौका मिले, क्योंकि एनटीए ने इन्फॉर्मेशन बुकलेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको आगे करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर करेक्शन मौका भी मिलेगा तो आपको लिमिटेड ही चीज़ों को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। इसलिए फॉर्म को फिल करते समय बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फिल करते समय ये चीज़ें सारी आएगी। आपका एड्रेस है और आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है, इस बार दोनों के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। इसलिए आप जहाँ के परमानेंट, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ का ही आप एड्रेस फिल करें, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। तो एनटीए ने इस बार दोनों जगह के आपसे एड्रेस प्रूफ मांगे हैं। आपको अगर आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरोगे तो आपको दोनों का एड्रेस आपको देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ आगे आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये इस तरह पासवर्ड सेट करने हैं, और आपका जो सिक्योरिटी जो आंसर है वो आपको लिखना है। तो जिससे आगे अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में आसानी होगी। तो चलिए, ये आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अब आपको मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। मैंने डमी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो इस तरह आप इस पर, आपने अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड सेट किए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे से एनटीए द्वारा मिलेंगे, और पासवर्ड आपको सेट करने हैं। तो इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरह आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपको विंडो दिखाई देगा। और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद ये मैंने फिल किया हुआ है फॉर्म, आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट जो स्टेप था उसमें आपको नाम वगैरह आपकी सारी चीज़ें वो भरनी है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको वही एड्रेस दोनों में भरना है। उस पर आपको टिक करना है कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस हमारा सेम है। तो ये टिक करते ही दोनों आ जाएंगे। अगर अलग अलग है तो आपको उसके दोनों के डॉक्यूमेंट आगे आपको देने पड़ेंगे। ये तो एड्रेस की बात हो गई। और आगे ये आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है। और स्टेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आपको इस बार उम्मीदवार का स्टेट मांगा गया है। जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, आपका डोमिसाइल है, वही स्टेट आपको इसमें भरना है। अदर स्टेट आपको इसमें नहीं भरना है। जैसे जेई मेन के फॉर्म में 12th जहाँ से की है उस स्टेट को बच्चे को भरना होता है, लेकिन नीट के अंदर जहाँ से आपके डोमिसाइल है, आपका जो मूल निवास बना हुआ है, वही स्टेट आपको भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ भरते समय आप बहुत ध्यान रखें। आपका जो डोमिसाइल स्टेट है वही आपको यहाँ भरना है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। और उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, उसकी जो नंबर है जाति प्रमाण पत्र की, और कब का वो बना हुआ है, वो डेट आपको डालनी है। और किस अधिकारी द्वारा वो जारी किया हुआ है, तहसीलदार या एसडीएम जिसके द्वारा भी जारी किया हुआ है, उसका यहाँ आपको नाम लिखना है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र इस बार नहीं बना हुआ है तो इन्होंने आपके जो भी रिसिप्ट नंबर है जाति प्रमाण पत्र के, आप जब आवेदन करते हो तो आपको एक टोकन नंबर या रिसिप्ट नंबर मिलता है, उसके नंबर और आपने कब उसका आवेदन किया है उसकी डेट, और वो जो अधिकारी है किसके द्वारा वो जारी होगा, मैंने बताया भी एसडीएम और तहसीलदार, तो उसका नाम लिखना है। तो आगे इस चीज़ का ये ऑप्शनल आपको दिया हुआ है, कंपलसरी नहीं है। आप अप्लाई, अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें रिसिप्ट नंबर भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र आगे काउंसलिंग में है वो 1 अप्रैल, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद का काउंसलिंग में जातीय प्रमाण पत्र मांगेगा। तो आपके पास अगर पुराना बना हुआ है जातीय प्रमाण पत्र तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि आगे जो काउंसलिंग में है वो आपसे 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही जातीय प्रमाण पत्र मांगेगा। तो आपके पास अगर पुराना बना हुआ है तो वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जिन बच्चों के पास नहीं है जातीय प्रमाण पत्र वो अप्लाई करवा दीजिए, और जिसकी जो रिसिप्ट आएगी उसका नंबर है और जो कब आपने अप्लाई किया है उसकी डेट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ यस नो का, अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उनको यस करना है, और उसका जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी होता है। और आगे जो प्रमाण पत्र है वो आपको जो एनएमसी द्वारा लिस्ट आएगी उन्हीं हॉस्पिटलों से बनवा के इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। तो इन पीडब्ल्यूडी जो के बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जाती है। तो
वो आपका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ हो, और आगे जो एनएमसी जो लिस्ट देगी उन्हीं हॉस्पिटलों से बनवा के आगे आपको काउंसलिंग में वो सर्टिफिकेट देना है। तो ये चीज़ें हो गई कैटेगरी की। और कैटेगरी उसके बाद अपन आगे जो मांगेगा इसमें आपसे, आपका जो आधार कार्ड है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसकी डिटेल इसमें यहाँ मांगेगा आपसे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, और भी अदर आईडियो के इसमें ऑप्शन है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही अपलोड करिए, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में भी आपके आधार से ही आपका जो आइडेंटिटी है वो आधार के द्वारा ही की जाएगी। तो ये है। और अपार का जो ऑप्शन है, अपार आईडी का जो ऑप्शन था वो ऑप्शनल दिया हुआ है, इसमें आप यस नो कर सकते हैं। अगर आपके पास अपार आईडी है तो उसके आपसे नंबर मांगेगा, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो उसमें ये ऑप्शनल ऑप्शन है, आप इसको यस नो कर सकते हैं। तो इसमें अभी नंबर भी नहीं मांग रहा है, तो ये यस नो करके आप इसको कर सकते हैं। आप अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल ऑप्शन रखा गया है। और आगे जो एग्ज़ाम सेंटर है, जो मैंने अभी आपको मीडियम बताया था, अगर आप हिंदी भरेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और इंग्लिश भरेंगे तो आपका ओनली इंग्लिश में पेपर आएगा। और आगे जो सेंटर है, आप जिस स्टेट के हैं वहाँ आपको सेंटर मिलेंगे। जैसे जो राजस्थान का बच्चा है वो राजस्थान में सेंटर ले सकता है। सेंटर की लिस्ट है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है एनटीए का उसमें आपको मिल जाएगी। और आगे आपको जो इसका सेंटर बनने के बाद 3 सेंटर आपसे मांगे गए हैं। बाकी आपके जो फादर क्या करते हैं, कहाँ तक क्या पढ़े हुए हैं, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ी हुई, उस चीज़ की जानकारी इसमें मांगी गई है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन है, इस बार इसमें 10th और 12th की ही डिटेल मांगी गई है इसमें। और अगर आप 12th अपेयरिंग है तो यहाँ कोड है, इसको आप ध्यानपूर्वक भरें। अगर आप अपेयरिंग है तो कोड आपको 1 भरना है, अगर आप 12th पास हैं तो आपको कोड 2 भरना है। अगर आपने बीएससी वगैरह कुछ कर रखी है तो उसका कोड की भी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगी, ये कोड आपको ध्यानपूर्वक भरना है। और इस बार 10th और 12th की ही डिटेल इसमें मांगी गई है। तो फॉर्म फिल करते समय आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपका बोर्ड है, आपकी जो परसेंटेज है, मार्क्स हैं, रोल नंबर है, स्कूल का नाम है, पिन कोड है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और ये जो कोड की बात की मैंने, ये चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन बुकलेट में देख सकते हैं अलग अलग। अगर आप 12th पास हैं और आपने सिर्फ 12th कर रखी है तो आपको कोड 2 भरना है। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है, उन बच्चों के लिए अलग कोड है। और अभी आप अपेयरिंग है तो उनको सभी बच्चों के अलग अलग कोड इसमें दिए हुए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते समय भरनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और एडिशनल डिटेल में आपसे ये पूछा हुआ है कि आप जुड़वा हैं, तो इसका यस नो करना है। अगर आपने पिछली बार नीट दी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ भरना पड़ेगा। आपके जो लास्ट ईयर के कितना अटेम्प्ट आपने दिया है उसका आपको यहाँ मेंशन करना है। तो इसमें ये आपके लास्ट ईयर का भी पूछा हुआ कि आपने कितनी बार नीट दी है, और आपका जो जन्म स्थान है वो आपको यहाँ भरना है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दिए हैं उसके अलावा आपको एक और नंबर और मेल यहाँ पे देनी पड़ेगी जिस पे ओटीपी आएगा। तो आगे अगर इमरजेंसी में आपका कोई मोबाइल नंबर या वगैरह बंद हो जाता है तो वो डिटेल आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वाले नंबर और मेल पे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो ये सारी चीज़ें आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो इसमें अपलोड करनी है। इसकी साइज़ इसमें दे रखी है 10 KB से लेके 200 KB के बीच में इसकी साइज़ होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, उनके फिंगर और थंब इम्प्रेशन इसमें मांगा गया है। आपके साइन है। उसके अलावा पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है वो इसमें अपलोड की हुई है। और फ़ोटो बनाते समय आप इसमें 5 से 10 के बीच में फ़ोटो बनवाइए जिससे आगे आपको काउंसलिंग में उनमें दिक्कत नहीं हो। और एडमिट कार्ड के समय भी आपको वही फ़ोटो सेम जो आपने फॉर्म में लगाई है वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड में लगानी पड़ेगी, इसलिए आप फ़ोटो को ज़्यादा निकलवा के रखें जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं हो। उसके अलावा जो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये ऑप्शनल इसमें रखा गया है। उसके अलावा आपकी 10th की मार्कशीट है। सर्टिफिकेट पहले सीबीएसई बोर्ड में आता था उनकी मार्कशीट, और कुछ स्टेट में भी है उनकी मार्कशीट अलग आती है और सर्टिफिकेट अलग आता है। तो जिन स्टेट में अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग है उन बच्चों को ये इसमें अलग अलग अपलोड करने हैं। और जिन बच्चों की जैसे राजस्थान के बच्चे हैं, कुछ स्टेट है उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो उन बच्चों को 10th की मार्कशीट ही दोनों जगह अपलोड करनी है।
और आगे मैंने अभी भी बताया था पहले आपको कि जिन बच्चों के आप एड्रेस, अगर आप वर्तमान और परमानेंट एड्रेस आप अलग अलग भरेंगे, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, तो आपको दोनों के डॉक्यूमेंट प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर आपका एड्रेस, अगर परमानेंट में एक ही, आपने दोनों में एक ही एड्रेस भरा है, तो आपको खाली एक ही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इसमें एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या जो भी आपका एड्रेस प्रूफ आईडी है वो इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपलोड करके आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है और आपको पेमेंट करके इसका प्रिंट निकलवाना है। तो ये सारी जानकारी है। और भी जो भी टेक्निकल दिक्कत आएगी और भी आगे समस्या आएगी, आप मेरे यूट्यूब में नंबर दिए हुए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बातें, जो सारी बातें मैंने बताई, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो अब इतना ही। और भी इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलती रही। और भी कोई भी टेक्निकल दिक्कत आएगी वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।